नमस्कार। डीटीएस क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस समय संधि के भाग चल रहे हैं। संधि में इससे पहले स्वर और व्यंजन संधि बताई गई। आज हम आपको बता रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। सबसे पहली जो विसर्ग संधि यहाँ पर आएगी उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी ऐसी क्या कंडीशन होगी जहां पर विसर्ग लगा है उस स्थान पर ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए या कोई भी सघोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जब वर्णमाला आपको पढ़ाएगी तो कहा गया, जैसे काखा गाघा ये जो होते हैं 25 अक्षर होते हैं वर्ग व्यंजन के। इन वर्ग व्यंजनों के 25 अक्षर में 5 लाइनें होती हैं और हर लाइन में 5-5 अक्षर होते हैं। तो प्रारंभ की 2 लाइनें, एक काव्य लाइन, एक खाव्य लाइन, ये अघोष है और बाकी शेष 3 लाइनें होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। कोई सघोष वर्ण या रा, ला, वा, हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाए या कोई सघोष वर्ण आ जाए या तो यारा लावा हा आ जाए, तो जिस स्थान पे विसर्ग बना है उस स्थान पे आपको क्या बना लेना पड़ेगा? ओ बना लेना पड़ेगा। जैसे अगर लिखा है तपह प्लस भूमि, अब विसर्ग का ओ हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? तपोभूमि। जैसे यशः प्लस दा क्या हो जाएगा? यशोदा। पुरः प्लस हित क्या बन जाएगा? पुरोहित। मनः प्लस रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। मनः प्लस ज ये हो जाएगा मनोज। मन में जन्म लेने वाला, मनोज कामदेव को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संधियों से बहुत से पर्यायवाची भी निकल करके आएंगे, तो मन में जो जन्म ले वो मनोज यानी कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। सरह माने तालाब, जा माने जन्मे, जो तालाब में जन्मे, शब्द हो जाएगा सरोज। तो सरोज क्या हो गया? जो तालाब में जन्मा, यानी कमल का पर्यायवाची हो गया। तो इस प्रकार से जैसे तपोभूमि, यशोदा, पुरोहित, मनोरथ, मनोज, सरोज, ऐसे सैकड़ों शब्द होते हैं। ये तो कुछ ही उदाहरण आपको दिए गए। ध्यान रखिएगा, हर जगह विसर्ग से पहले छोटा आ है और जैसे पा के साथ आ है, रा के साथ आ है, सा के साथ आ है और उसके आगे विसर्ग लगा है। आगे जो ये दिया हुआ आए हुए हैं, इस प्रकार ये क्या बन गया? विसर्ग का ओ के रूप में विसर्ग परिवर्तित हो गया। इसके बाद आता है विसर्ग का रा हो जाता है। तो जिस स्थान पे आपका विसर्ग लगा था, विसर्ग का रा आधा रा बनता है, हो जाता है। तो जिस स्थान पे विसर्ग लगा है उस स्थान पे क्या बना देंगे? रा बना देंगे। तो इसमें देखिएगा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में
बाद में कोई स्वर आ जाए या कोई सघोष वर्ण आ जाए या रा लावा हा आ जाए, तो जिस स्थान पे विसर्ग लगा है उस स्थान पे क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। जहां पे विसर्ग लगाया गया है उस स्थान पे आप क्या बना देंगे? रा बना देंगे। अब जैसे बनेगा, अब ध्यान रखेगा, विसर्ग से जो भी अक्षर बनेगा, वो रा बने, वो सा बने, वो कोई भी अक्षर बने, वो आधा यानी स्वर रहित बनेगा। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर है तो वो अक्षर पूरा हो जाएगा, अब यदि स्वर नहीं है तो वो अक्षर आधा रहेगा। अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण आता है आसी। आसी माने होता है शुभ और वाद माने होता है विचारधारा। यदि शुभ विचारधारा शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद। अब ये को ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी। कुछ लोग सापे ही रा लगा देते हैं। एक विसर्ग का जो रा लगे बनेगा, वो रा कहाँ जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा, वा के ऊपर, तो वा पे रा लगता है। और ध्यान रखेंगे, जिस अक्षर के ऊपर रा लगा होता है वो तुरंत उससे पहले बोला जाता है। अगर हम सा पे रा लगा देंगे, यहाँ रा लगा दोगे तो आशीर्वाद बोला जाएगा, जबकि आशीर्वाद होता है। प्रायः कई जगहों पर आशीर्वाद अशुद्ध रूप में लिखा होता है, इसलिए आशीर्वाद शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को आप जरूर समझ लें। अब जैसे आ जाएगा निह प्लस आमिष। अब देखो यहाँ विसर्ग रा बनेगा, आगे बढ़ा है तो रा पे बढ़ा की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। शब्द निरामिष। निरामिष माने शाकाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे आमिष या सामिष कहा जाता है। तो आमिष का विलोम भी निरामिष होता है। अब अगर यही शब्द हो निह प्लस आकार, अब यहाँ पर भी बढ़ा है, शब्द हो जाएगा निराकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे ईश्वर निराकार बोला जाता है, कोई आकार नहीं है। और निराकार का विलोम होता है साकार। तो जिसका आकार है वो साकार है, और जिसका आकार नहीं है उसे निराकार कहा जाता है। ये शब्द होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वही शब्द मैं आपको बताता हूँ। पुनः प्लस जन्म। अब आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा रा बनेगा और रा जा पे प्रयोग हो जाएगा, शब्द हो जाएगा पुनर्जन्म। पुनः प्लस जन्म, शब्द हो गया पुनर्जन्म। अगर हो जाएगा बही प्लस मुख, शब्द क्या बन जाएगा? बहिर्मुख। बहिर्मुख का विलोम होता अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो बहुत वाचाल होता है, बहुत बोलता है, उसे बहिर्मुखी कहते हैं, और जो कम बोलता है, नहीं बोलता है, उसे अंतर्मुखी भी कहा जाता है, अंतर्मुखी भी कहा जाता है। और कम बोलने वाले मितभाषी या मतभाषी शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। तो आशीर्वाद हो गया, निरामिष हो गया, निराकार हो गया, पुनर्जन्म हो गया और बहिर्मुख हो गया। इसी प्रकार के बहुत से अनंत शब्द यहाँ पर बनते चले जाएंगे। अब देखते हैं विसर्ग समाप्त हो जाता है, शब्द क्या बनेगा? विसर्ग समाप्त हो जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। यानी अब यहाँ विसर्ग से कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, और अगर विसर्ग से कुछ बना नहीं, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसे संधि नहीं माना जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। यदि किसी प्रकार से विकार ना हुआ तो उसे संधि की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। तो विकार होना अपरिहार्य है, जरूरी है। यहाँ क्या लिख दिया गया कि विसर्ग समाप्त हो जाता है। तो अगर विसर्ग समाप्त हो जाएगा, विसर्ग से कोई अक्षर नहीं बनेगा, तो संधि कैसे होगी? कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो बदलाव होगा, अन्यथा उसे संधि नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या समाप्त, विसर्ग से पहले छोटी ई
और छोटा ऊ। विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो। विसर्ग के बाद रा आ जाए तो विसर्ग समाप्त हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी परिवर्तन अपरिहार्य है, अन्यथा उसे संधि नहीं कहा जाएगा। इस बिंदु को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। यहाँ संधि के अलावा बहुत सी चीजें और क्लियर होंगी। शुद्ध वर्तनी क्लियर होगी, जिसे प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा शुद्ध शब्द है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, और अक्सर हम उसे गलत ही लिख जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या कहा गया कि विसर्ग से पहले छोटी छोटा ऊ, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा आ जाए। तो जहां विसर्ग है विसर्ग समाप्त हो जाएगा, इससे कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा। लेकिन परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग का पूर्व स्वर यानी जो पहले का ये स्वर है ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अर्थात छोटी की जगह बड़ी बन जाएगा और छोटा की जगह बड़ा बन जाएगा। वर्णमाला में आपने विधिवत पढ़ रखा है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं इनका प्रयोग दो प्रकार से होता है। या तो स्वर मूल रूप से आता है और या स्वर का कोई संकेत, कोई सिंबल आता है। जैसे हमने कहा आम, तो आम में बड़ा आ मूल रूप में है। फिर हमने कहा काम, काम में जो क है उसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है। तो या तो स्वर स्वयं आता है या स्वर के स्थान पर उसका संकेत, उसका सिंबल आता है। ये विशेषता केवल हिंदी में ही है। अब यहाँ समझेंगे बहुत सी चीजों को। जैसे लिखा है निह प्लस रज, शब्द क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी हो जाएगी, शब्द हो जाएगा नीरज। अब यहाँ इसके मीनिंग को भी समझ लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं पड़े। निह माने नहीं और रज माने होता है धूल। नहीं है धूल। अब नीरज का मतलब क्या, नहीं है धूल, इसलिए नीरज का अर्थ होता है स्वच्छ। भाई अगर धूल नहीं होगी तो क्या होगा, स्वच्छ हो जाएगा। अब आप कहेंगे नीरज तो कमल का पर्यायवाची होता है, तो वो लिखा जाता है नीर प्लस ज। नीर प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला। नीर माने जल, जन्म माने ज माने जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला, तो अगर ये नीर प्लस जा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल। अर्थात नीरज का एक अर्थ होता है स्वच्छ और नीरज का एक अर्थ होता है कमल। इसी प्रकार से बनेगा निह प्लस रज। अब रज माने भी होता है धूल और शब्द बनेगा नीरज, शब्द बनेगा नीरज। अब ध्यान दीजिएगा, रज माने धूल और रज माने धूल, दोनों ही धूल है। तो रज माने होता है सूखी धूल, ड्राई, और रज माने होता है गीली धूल, जो पानी वगैरह पाई जाती है, रगड़ा कहते हैं, कीचड़ कहते हैं जिसको। तो पानी में जो गंदगी होती है, जो गंदापन होता है, उसे कहते हैं रज, और जो सूखी धूल होती है उसे कहते हैं रज। तो इसका मतलब नहीं है रज यानी धूल, तो इसका भी एक अर्थ क्या होता है, स्वच्छ। अब आप कहेंगे नीरज का मतलब बादल भी होता है, तो ये क्या हो गया, फिर ये होगा नीर प्लस द। नीर माने पानी और द माने देने वाला, पानी को देने वाला। अब पर्यायवाची में आपको बताया था कि अगर पानी के पर्यायवाची के आगे अगर जा जोड़े तो कमल हो जाता है, दा जोड़े तो बादल हो जाता है, और धी जोड़े तो समुद्र हो जाता है। इसका भी एक हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप पर्यायवाची समझेंगे। हजारों की संख्या में पर्यायवाची हैं, वो याद नहीं होते हैं। उनका तरीका पता चल जाए, उनका मीनिंग पता चल जाए, वर्ड मीनिंग आपको पता चल जाए, तो अपने आप वो चीजें आप समझ जाएंगे। और दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाता है, बादल। तो दो अर्थ इसके भी होते हैं। अब जैसे निह माने नहीं और रव, ये शब्द खा नहीं है, रव, नी रव। रव माने होता है ध्वनि और नीरव माने नहीं ध्वनि। तो जहां बिल्कुल सन्नाटा हो, किसी भी प्रकार की कोई आवाज ना आ रही हो, तो कहेंगे बहुत ही नीरव है। और नीरव का बिल्कुल सरव, जहां रव है और जहां रव नहीं है, नीरव।
फिर होता है निह, मीन्स नहीं, रस शब्द हो गया नीरस, जहां कोई रस न हो, और नीरस का विलोम क्या हो जाता है, सरस। इसी प्रकार शब्द आ जाएगा निह प्लस रोग, नहीं है कोई बीमारी। अब शब्द क्या बनेगा, निरोग। अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि लोग निरोग लिख जाते हैं। क्या लिख जाते हैं, निरोग। निरोग ये शब्द गलत है, निरोग होता है। शुद्ध वर्तनी नाम में बड़ी की मात्रा लगती है। जिस प्रकार से ये नीरज बना, नीरद बना, नीरव बना, नीरस बना, ऐसे निरोग शब्द होता है। तो क्या ध्यान रखिएगा, निरोग में विसर्ग संधि है, निह प्लस रोग, शब्द निरोग, शुद्ध शब्द निरोग नहीं निरोग बनेगा। ये आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। इसी प्रकार से आएगा दुह माने कठिन या दूर या मुश्किल, आगे हो जाएगा राज, शब्द बनेगा दूराज। अक्सर लोग प्रयोग करते हैं दूर दराज, तो दूराज यानी बुरा राज्य। जिस राज्य का राजा बुरा होता है, जिस राज्य का मुखिया बुरा होता है, जो जनता को तकलीफ देता है, कष्ट पहुंचाता है, उस राज्य को दुराज कहते हैं, और इसका विलोम सुराज होता है। अच्छा राज्य है सुराज है, अब बुरा राज्य दुराज है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण याद करने वाला, जिसे अक्सर आपको लिखा मिल जाएगा दुराज। तो दुराज में दुराज होता है, जैसे निरोग होता है ऐसे ही दुराज शब्द होता है। तो संधियों के साथ शुद्ध वर्तनी को समझ लेना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि संधि का भाग आज से समाप्त होता है। अब अगली क्लास जो हम पढ़ाएंगे आपको, संधि के बाद में आएगा समास के बारे में। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय उसी क्रम से चलते रहेंगे जिस प्रकार से एनसीईआरटी में हिंदी का क्रम बना हुआ है। अब ध्यान रखेंगे, स्वर संधि से लगा करके व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तक कुछ ऐसे शब्द जरूर आए जिनकी शुद्धता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आया था शब्द मिष्ट प्लस अन्न, ये दीर्घ स्वर संधि है और शब्द होता है मिष्टान्न, जिसको हम आमतौर की भाषा में मिष्ठान कहते हैं। शुद्ध शब्द मिष्टान है। अगला है तत् प्लस उपरांत, तत् माने उसके और उपरांत माने बाद, शब्द बनेगा तदुपरांत, जबकि आमतौर की भाषा में हम इसे तदोपरांत कह देते हैं। तो तदोपरांत शब्द नहीं होता, तदुपरांत शब्द होता है। इसी प्रकार से आपका अभी ये शब्द बना निह प्लस रोग, क्या हो जाएगा, निरोग। आसी प्लस वाद, शब्द हो जाएगा आशीर्वाद। उत प्लस ज्वल, शब्द हो जाएगा उज्ज्वल। ये प्रायः परीक्षा में यहाँ पर केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही शब्द लिखे हैं, और अक्सर यही घुमा फिरा कर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते। ध्यान रखिएगा, मिष्ट प्लस अन्न, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तत् प्लस उपरांत, इसमें व्यंजन संधि है। निह प्लस रोग, इसमें विसर्ग संधि है। आसी प्लस रात, विसर्ग संधि है। उत प्लस ज्वल, इसमें व्यंजन संधि है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यही संपन्न करते हैं। अगली कक्षा जो कल हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे समास के बारे में। संधि के आगे अगला समास प्रारंभ होता है। क्या चीज समास है, उसके प्रारंभ में शुरुआत में पहली क्लास में यही बताएंगे कि समास क्या है, समास की हिंदी में क्या आवश्यकता है, समास क्यों बनाएंगे, इनकी उपयोगिता क्या है। तो इसी प्रकार आप संपूर्ण हिंदी को घर बैठे ऐसे निःशुल्क पढ़ते रहेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को
देना है। बहुत सी जगहें इस समय आई हैं, जैसे यूपी पुलिस का है, होमगार्ड का है, लेखपाल का चल रहा है और यूपी टेट का भी आया हुआ है। तो कोई भी ऐसी परीक्षा हो जो यूपी स्तर की है, जहाँ कहीं हिंदी पूछी जानी है, वो संपूर्ण हिंदी हम आपको पढ़ाएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को अवश्य लिखेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।